कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत मुल्क में आज जो हालात हैं उसकी जिम्मेदार है और उनकी हुकूमत कहीं पर भी किसी भी मुकाम पर नज़र नहीं आती। नज़र आती है तो सिर्फ वज़ीर आज़म की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कॉन्फ्रेंस ली जा रही है ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। इनकी हुकूमत अगर कहीं नज़र आती वज़ीर आज़म की तो इनके उन मिनिस्टरों की मीटिंग में के ज़रिए नज़र आती है जहां पर एक मिनिस्टर, 2 मिनिस्टर, 3 मिनिस्टर बैठकर मीटिंग करते हैं कि कैसे मीडिया में, ख़ास तौर से सोशल मीडिया में, जो हुकूमत की कमज़ोरियों को, नरेंद्र मोदी हुकूमत की नाकामियों को दिखा रहा है, उस नरेटिव को कैसा कंट्रोल किया जाए। ऐसे वक्त में तो उस हुकूमत से सवाल करना कि आप कहां हैं जब लोग मुल्क की दारुल हुकूमत में ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। वज़ीर आज़म आप कहां हैं जब गरीब एक ऑटो में बिठाकर एक बहन अपने शौहर को अस्पताल को लेकर जाती है दिल्ली में, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता। कहां हैं आप वज़ीर आज़म आज मुल्क में लोगों को रेमडेसिविर नहीं मिलता है। ऑक्सीजन की सप्लाई करना वज़ीर आज़म ये आपकी सरकार की, सेंटर की जिम्मेदारी है। आपने क्या किया बताइए। आज सुप्रीम कोर्ट को, दिल्ली हाई कोर्ट को, मरकजी हुकूमत को, नरेंद्र मोदी की सरकार को कहना पड़ रहा है कि कंटेम्प्ट इशू कर देंगे अगर आप दिल्ली में जो ऑक्सीजन की जरूरत है उसको मुहैया नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तकलीफ और कर्ब के माहौल में हमारा मुल्क गुजर रहा है। और अगर शायद वज़ीर आज़म की हुकूमत ये मेरी बात को सुन रही है तो शायद उनके दिल में भी मैं जो तकलीफ को बयान कर रहा हूं, उनके दिल में हमारी बात उतर जाए। और सबसे बड़ी हकीकत यह है कि भारत ने 16 साल के बाद, बल्कि 17 साल के बाद फॉरेन एड लेना शुरू किया है। हम 17 साल तक कभी किसी बैरूनी मुल्क से एड नहीं लिए, मदद नहीं लिए। आज 17 साल के बाद हमारा वतन अजीज फॉरेन कंट्रीज से, बैरूनी ममालिक से एड ले रहा है, इमदाद ले रहा है। मैं वज़ीर आज़म से पूछना चाहता हूं, आपकी बात झूठी साबित हुई। आप पार्लियामेंट में और आपके पार्टी के लोग अपना सीना फाड़ फाड़ कर बोल रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। बताइए कौन सा आत्मनिर्भर भारत है? 17 फॉरेन कंट्रीज भारत को पहली मर्तबा फॉरेन एड दे रहे हैं, इमदाद दे रहे हैं, और आप इसको कबूल कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, हम पूछना चाहते हैं भारत के वज़ीर आज़म से कि यह बात सच नहीं है भारत के वज़ीर आज़म के आपने आप ही की हुकूमत की तरफ से एक इंडियन SARS-CoV-2 जेनेटिक्स कंसोर्टियम, या जिसको कहते हैं INSACOG, इन लोगों ने 3 मई को रॉयटर्स को एक बात कही कि हमने प्राइम मिनिस्टर को, ये हुकूमत को, इसमें पूरे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मार्च के पहले हफ्ते में ही नरेंद्र मोदी हुकूमत को ये बता दिया था कि ये कोविड का दूसरा वेव आ रहा है। जब आपको ये मुल्क के नामवर साइंटिस्ट, SARS-CoV-2 जेनेटिक्स कंसोर्टियम के लोग जब आपको बोल चुके थे आपकी हुकूमत को, तो आपने तैयारी क्यों नहीं की? जब जिसको आपने बनाया है, आपकी हुकूमत ने बनाया, आपको कह रहे हैं, तो आप उस पर सोते रहे और उसका खैमियाजा भारत की जनता को भुगतना पड़ रहा है।
रोज 3.5 लाख 4 लाख लोग कोविड से मुतासिर हो रहे हैं। हमारे वतन अजीज में 3,500 4,000 ऑफिशियल लोग मर रहे हैं, बल्कि फिगर तो इससे 7 गुना ज्यादा है। 3,500 लोग हमारे मुल्क में नहीं मर रहे हैं कोविड से, 10,000 के ऊपर से ज्यादा लोग मर रहे हैं। सरकारें गलत कह रही हैं, मगर ये साइंटिफिक एडवाइजर ने ये बात कही थी, आपने उसका नोटिस नहीं लिया और खामियाजा तमाम भारत की 137 करोड़ आवाम को भुगतना पड़ रहा है। तीसरी बात जो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि हमारे मुल्क में 1,224 ऑक्सीजन टैंकर्स हैं, जिसकी कुल कैपेसिटी 16,372 टन है। और अगर वो पूरे चलेंगे और टर्न अराउंड टाइम 6 दिन का है तो डेली सप्लाई होगी 2,788 टन, 2,788 टन। ये तो दिल्ली और कर्नाटका को भी बस नहीं होगा, ये तो दिल्ली और कर्नाटका को भी बस नहीं हो रहा। तो पूछिए, हम जानना चाहते हैं बीजेपी से, वो बीजेपी के सपोर्टर से हम पूछना चाहते हैं जो तुम मोदी को खुदा मानते हो, पूछो तुम्हारे खुदा ने क्या किया। इतना बड़ा वक्फा मिला था आपको, आपने ऑक्सीजन का प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ाया? ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ता अगर बढ़ा देते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता ना। और फिर 6 मई को टीवी पर दिखाया गया कि 11 ट्रेन चल रही है ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम से। ये भी इसकी हकीकत सुन लीजिए आप, 5 ट्रेनें चल रही हैं, ऑक्सीजन लेके जा रही हैं। कितना उसमें 230 टन है, और ये ट्रेनें उसमें सिर्फ 230 टन 5 ट्रेन लेके जा रही हैं। आपको मालूम गुजरात में 4 घंटे ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है? 230 टन। गुजरात में 4 घंटे की जो ऑक्सीजन जरूरत है वो 230 टन, और आप ट्रेन दिखा रहे हैं, जा रही है ट्रेन। कितनों को बेवकूफ बनाएंगे आप? अगर मैं जो कुछ कह रहा हूं झूठ है तो तरदीद करिए, बताइए सच्चाई क्या है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर वैक्सीनेशन की बात। वैक्सीनेशन पूरे मुल्क में, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, पूरे मुल्क की 137 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2% लोगों को वैक्सीनेशन उनका हुआ है, सिर्फ 2%, यानी 3 करोड़ लोगों को। और पूरे साइंटिस्ट, पूरे डॉक्टर्स जो माहिरीन हैं, एक्सपर्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुल्क में कम से कम हर महीना 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि बमुश्किल पूरी कोशिश के बाद अगर ये 50% तो जो वैक्सीनेशन है वो 50% मोदी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को दे दी। 50% प्रोडक्शन जो कोविशील्ड का, कोवैक्सीन का है, मोदी ने कहा कि 50% प्राइवेट सेक्टर को देते। और अब स्टेट गवर्नमेंट उन प्राइवेट सेक्टर लोगों से मुकाबला करेगा, उनसे खरीदना पड़ेगा। ये बताइए कैसी हिमाकत है, कौन सी इंसानियत है कि इंसानों की जान के लाले पड़े हैं। रोज ऑफिशियली 3-3,500 लोगों की अमवात हो रही है, और आप कह रहे हैं कि 50% प्राइवेट सेक्टर को। कहां से स्टेट गवर्नमेंट लेकर आएगी? और फिर मैं जनवरी में इस बात को कहा हूं कि हमारे मुल्क में कानून है पेटेंट एक्ट का। उस पेटेंट एक्ट के तहत गवर्नमेंट कंपल्सरी लाइसेंसिंग का कानून इस्तेमाल कर सकती है, और उस कानून के इस्तेमाल से आप दूसरे मैन्युफैक्चररों को दे सकते हैं कि आप भी बनाओ। आखिर क्या वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री जो दावा करते आए हैं कि मैं गरीबी में, कस्मपुरसी के आलम में पला हूं, बड़ा हूं,
मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा हूं। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप गरीबी को देखें, अगर आप चाय बेचे हैं तो आप पर यह गरीबों जो मर रहा है, इनको जान नहीं बचाएंगे आप? कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्यों नहीं इस्तेमाल करते कानून को? आप दीजिए ना, पेटेंट एक्ट को दीजिए दूसरे कंपनियों को, मगर सिर्फ दो ही कंपनी को। अच्छा, इसमें मैं आप तमाम की तवज्जो चाहूंगा। आईसीएमआर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी है। आईसीएमआर ने कोवैक्सीन को बनाया, कोवैक्सीन जो वैक्सीन लग रहा है उसको डेवलप किया और लाइसेंस किया उसको भारत बायोटेक को। अरे भाई, जब गवर्नमेंट बनाकर लाइसेंस प्राइवेट को दे रही है तो गवर्नमेंट वो लाइसेंस किसी और को क्यों नहीं देती? क्यों नहीं देती? अब आखिर क्या है आपको, आपका कनेक्शन क्या है मोदी सरकार का भारत बायोटेक से और सीरम से? बताइए, आखिर वो आपके नूरे नजर क्यों बन चुके हैं? क्या ये मरने वाले नूरे नजर नहीं है आपके? क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड का कनेक्शन है? जब आईसीएमआर ने इसको डेवलप किया और गवर्नमेंट की एंटिटी आईसीएमआर, तो आप कोवैक्सीन को लाइसेंस दिए, दूसरों को दीजिए ना। अच्छा, दूसरों को किसको दे सकते हैं आप बताइए? मैं आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। मिसाल के तौर पर तमिलनाडु में चंगलापट्टू में एक इंटीग्रेटेड वैक्सीन कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह 2016 में हुआ। वहां पर आप दीजिए, बनना शुरू हो जाएंगे। मगर जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर के फार्मेसी के अंडरटेकिंग से खाली पड़े हुए हैं, ये हुकूमत उनको लाइसेंस नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही आप? और तरफे तमाशा यह है कि इस हुकूमत की मुनाफिकत, इनका दोगलापन, इनका दोहरा चेहरा देखिए। अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन जब कहता है कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हिंदुस्तान, भारत और साउथ अफ्रीका की तायीद करेंगे कि पेटेंट्स का जो वेव है उसको, जो लाइसेंसिंग है उसको वेव कर देंगे। अरे वहां आप तायीद कर रहे हैं, यहां कोवैक्सीन को क्यों नहीं करते आप? कोविशील्ड को क्यों नहीं करते? दूसरों को दीजिए ना। मगर खामोश बैठे हुए हैं। अगर ये सरकार ये करती है, लाइसेंस देती है कम से कम कोवैक्सीन का, तो जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फार्मेसी के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जो खाली पड़े हैं वो इमीडिएटली फौरन इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे। आप देखिए कि एक वक्त आएगा कि भारत को बड़ा, वजीर आजम बोलते थे कि हमारा मुल्क पूरी दुनिया की फार्मेसी है, दुनिया के मेडिकल शॉप है, कहते थे। चिराग तले अंधेरा है, चिराग तले अंधेरा है। हम बोल रहे हैं कि दुनिया का फार्मेसी कैपिटल है, दुनिया के मेडिकल शॉप भारत है, मगर इस मेडिकल शॉप में इस मुल्क के रहने वालों को दवा नहीं मिल रही है और हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक दिन देखेंगे आप। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया सिर्फ लफ्फाजी ये हुकूमत करती आ रही है और कुछ काम इन्होंने नहीं किया। और अफसोस के साथ मुझे ये भी कहना पड़ता है कि कोविड से मुकाबला, एक मिसाल आपके सामने रख रहा हूं कि कोविड से मुकाबले के लिए नरेंद्र मोदी सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने 3 लाख रुपये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश को फरवरी में दिए। कितने दिए? 3 लाख रुपए दिए। किस लिए दिए? कि आप ये तहकीक करके बताइए कि अगर गायत्री मंत्र सुनने से कोविड के मरीज पर कितना मुस्बित असर पड़ता है। यानी वो पेशेंट जो ऑक्सीजन आप नहीं है, दवा नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है, आप 3 लाख रुपए दे रहे हैं कि ये मंत्रा पढ़ने से उस पर कितना पॉजिटिव मुस्बित इफेक्ट पड़ेगा। प्रधानमंत्री, आप तो दस्तूर पर हल्फ लिए है ना। आर्टिकल 51 कहता है साइंटिफिक टेम्परामेंट। कहां गया साइंटिफिक टेम्परामेंट? मैं भी खुदा को मानने वाला हूं, मैं भी एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है। मगर क्या मैं इर्रेशनल बात करूंगा? जब साइंस तहकीक करके कह रहा है तो मुझे मानना पड़ेगा ना। मगर आपकी हुकूमत माशाल्लाह, अच्छा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, भारत का सबसे बड़ा साइंटिस्ट अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ है, सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कभी ना कभी इनको
नोबल नहीं मिला तो कम से कम अननोबल प्राइज तो मिलेगा। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने? कहा कि अपने ऑफिसरों से कहा कि तुम लोग क्या साइंटिस्ट की बात करो, यानी उनको इतना ज्ञान है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप इस बात को गौर करिए कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में तब्दील कर दिया जाए, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में तब्दील कर दिया जाए। वाह! आप बताइए कि भारत के सबसे बड़ी रियासत का चीफ मिनिस्टर है और माशाल्लाह इल्म इतना है कि वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं इस बात को सोचा जाए कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में तब्दील कर दिया जाए। वाकई में जीनियस है आप। मैं तो योगी आदित्यनाथ से कहूंगा कि आसान तरीका है, आप एक काम कर दीजिए, नाइट्रोजन का नाम ऑक्सीजन रख दीजिए, काम हो गया आपका। यानी मजाक बना के रखे, मजाक बनाकर। फिर उत्तर प्रदेश में बीबीसी के, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आपको हकीकत नहीं दिखाया जा रहा है। आप बीबीसी के वीडियोस देखिए, जो भारत के वो बहादुर जर्नलिस्ट जो बीबीसी के 6-6 मिनट का वीडियो दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश का, आज का वीडियो देखिए आप। लोग कह रहे हैं कि हम तो मर जाएंगे यूपी में, रोते हुए कह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं कि हम गाय को बचाने के लिए हेल्प डेस्क बनाए, हेल्प डेस्क, और उसमें गायों के लिए थर्मल स्कैनर होगा, ऑक्सीमीटर भी होगा। अरे जो ऑक्सीजन तुम मुहैया नहीं कर रहे इंसानों को, उनके पास ऑक्सीमीटर नहीं है, और अगर कोई अस्पताल अपने उत्तर प्रदेश में लिख के लगाता है बोर्ड के ऊपर कि यहां पर ऑक्सीजन नहीं है मत आइए, तो उस पर केस बुक कर देते हैं आप। मगर गायों के लिए थर्मल स्कैनर और ऑक्सीमीटर, तो मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश की सरकार इंसानों की जान की अहमियत इनके पास नहीं है, गाय को इंसान से बड़ा समझते हैं। यह हकीकत है और यह बीजेपी के इनके ये कारनामे हैं कि मोदी सरकार, अक्सर लोग कहते कि आप खाली तनकीद करते, यकीनन तनकीद करना मेरा बुनियादी हक है, और तनकीद सिर्फ महज तनकीद के लिए नहीं कर रहा, हुकूमत की गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं। अब तजवीज़ यह है कि भारत के आइन में आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जा सकती है। मैं वजीर आजम से इस बात का मुतालबा कर रहा हूं कि एक इंटर स्टेट काउंसिल को फौरन बनाया जाए, जो इस बात का तहकीकात करें, इंक्वायरी करें और वो रिकमेंडेशन आपको दें, आपको, कि ताकि एक बेटर कोऑर्डिनेशन हो, तालमेल बराबर हो, और इंटर स्टेट काउंसिल ही एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होगा। प्रधानमंत्री, वजीर आजम खुद चेयरमैन है, आप बनिए उसके, मर बनाइए उसको। सिर्फ फोन कॉल करके एक चीफ मिनिस्टर से कुछ होने वाला नहीं है। कर्नाटका बोल रहा है 1000 मीट्रिक टन दो, आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले आते। कर्नाटका की हाई कोर्ट कह रही है कर्नाटका को 1000 मीट्रिक टन दो, उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है। अरे कैसी सरकार है ये? ऑक्सीजन के लिए आप बोले हम 1000 नहीं देंगे। अरे राइट टू लाइफ, इंसान की जान एक फंडामेंटल राइट है वजीर आजम, आप वहां नहीं जाते। तेलंगाना में हमारे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के कहा कि तेलंगाना को 500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। हम हुकूमत से मुतालबा करते कि फौरन 500 मीट्रिक टन तेलंगाना रियासत को मुहैया किया जाए। हैदराबाद में ऑक्सीजन की कमी ना हो, एलेनबरी हो या जो भी कंपनी हो, लिक्विड ऑक्सीजन ला कर दें। और फिर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने यह भी मुतालबा किया मरकजी हुकूमत से कि आप 4900 रेमडेसिविर दे रहे, 25,000 का उन्होंने मुतालबा किया, इसको कबूल करना चाहिए। मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का इस ऐलान का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर 5000 और ऑक्सीजन के बेड शुरू किए जाएंगे। और चीफ मिनिस्टर ने एक अच्छा फैसला यह भी लिया कि उनकी हुकूमत ने, टीआरएस और तेलंगाना की हुकूमत ने यह फैसला लिया कि वो चाइना से
12 क्रायोजेनिक टैंक्स इंपोर्ट करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ये काम फौरन होना चाहिए। मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूं कि आप हरकत में आइए। वज़ीर आज़म से हम इस बात का डिमांड करते हैं कि दिल्ली में भारत का कैपिटल, भारत की राजधानी, भारत की दारुल हुकूमत, वहां पर बीमारों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और आपकी हुकूमत आपके वज़ीर आज़म के घर को बनाने के लिए पूरा सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट 30,000 करोड़ का आप कर रहे हैं। वज़ीर आज़म, आपका घर नहीं बनेगा अगर 1 साल तक तो कोई आसमान गिरने वाला नहीं है। अगर सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट रुक जाएगा और वो 30,000 करोड़ रुपये अगर आप इस कोविड से, इस हमारे इस दुश्मन से जो हमारे भारत के लोगों की जान ले रहा है, अगर ये 30,000 करोड़ रुपये आप अपने घर को नहीं बनाकर सेंट्रल विस्टा को रोक देंगे तो यकीन जानिए लाखों करोड़ों घर बर्बादी से बच जाएंगे। आप अपने एक घर को बनाने के लिए भारत के करोड़ों लोगों के घर को बर्बाद नहीं कर सकते। यह आपका पैसा नहीं है, आपकी सरकार का पैसा नहीं है, भारत की जनता का पैसा है। आप उस काम को सस्पेंड करिए, बाद में बनाइए, कोई फिक्र की बात नहीं है। उसको रोकने से आपकी इज्जत में कोई फर्क नहीं आएगा, बल्कि वो जो अवाम, जो वो स्टेट्स जिनके पास पैसा नहीं है आज, उनको दीजिए, आप इस्तेमाल करिए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत के वजीर आजम होश के नाखून लेंगे और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियों को वो बखूबी